नमस्कार। मैं रामकेश मीना, राजकीय महाविद्यालय बारा, सहायक आचार्य प्राणी शास्त्र विभाग। आज हम जो बात कर रहे हैं पैलिमोन मैक्रोब्रैंकियम माल्कोम सोनाई के रुधिर संवहनी तंत्र की। रुधिर संवहनी तंत्र में इसमें हृदय पाया जाता है और हृदय के साथ में धमनियाँ पाई जाती है, रुधिर कोटर पाए जाते हैं और रुधिर नाले पाई जाती है। इसके अलावा रुधिर पाया जाता है। इस प्रकार इसके 6 मुख्य अंग हैं जिनके आधार पर हम रुधिर संवहनी तंत्र का अध्ययन करेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसका जो हृदय है, हृदय त्रिकोण जैसा दिखाई दे रहा है और इसमें अग्र सिरे से 5 आर्टरीज निकलती है और पश्चिम सिरे से एक मीडियन पोस्टीरियर आर्टरी निकलती है और इसके ऊपर हमको ये इस प्रकार से छिद्र दिखाई दे रहे हैं। इन छिद्रों को ओस्टियम बोलते हैं, जिनसे रुधिर अंदर प्रवेश करता है। प्राण का रुधिर संवहनी तंत्र एनिलिड प्राणियों के बंद प्रकार के रुधिर संवहनी तंत्र की तुलना में खुले प्रकार का, या हम कहते हैं अर्ध खुला हुआ प्रकार का होता है। इसमें यदि गहराई से देखा जाए तो आंशिक रूप से बंद तथा आंशिक खुले प्रकार का होता है। इस प्रकार से संवहनी तंत्र की यह विशेषता है कि इसमें रुधिर केशिकाओं का अभाव होता है, इसलिए रुधिर खुली रिक्तिकाओं या कोटरों से होकर शरीर में प्रवाहित होता है। शरीर के रुधिर संवहनी तंत्र में, जैसा कि मैंने अभी बताया है, हृदय आवरण पेरिकार्डियम जिसको कहते हैं, दूसरा इसका हृदय है, तीसरा धमनियां हैं, चौथा इसमें रुधिर आशय या रुधिर कोटर जिनको कहते हैं, ब्लड लैक्यूनी और साइनसिस, पांचवा रुधिर चैनल है और 6 नंबर का रुधिर है जिसमें रुधिर का प्रकार दिया गया है। अब हम बात करते हैं हृदय आवरण पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम है प्राण का हृदय पक्ष के पिछले ऊपरी भाग में एक विस्तृत रुधिर गुह्य कोष्ठ, जिसे पृष्ठ कोटर ये कहते हैं या पेरिकार्डियम कहते हैं, में सुरक्षित बंद पाया जाता है। पेरिकार्डियम का फर्श एक पतले क्षैतिज पट के रूप में यकृत अग्नाशय एवं जनन ग्रंथियों के ठीक ऊपर स्थित होता है। यह पट आगे तथा पीछे की ओर ऊपरी शरीर भित्ति से तथा पार्श्वों में भित्ति से जुड़ा रहता है। अब मैंने जैसे बताया हृदय की संरचना के बारे में मैं बता रहा था। यह त्रिकोण जैसा है और इसमें जो एक पेशीय त्रिभुजाकार अंग है जिसका आगे का शीर्ष चौड़ा, पीछे की ओर आगे का शीर्ष त्रिकोणाकार है और पीछे की ओर ये चौड़ा शीर्ष दिखाई दे रहा है आपको, ये त्रिकोणाकार है आगे की तरफ। तंतुतुल्य ऊतक का बना एक मध्यवर्ती अंधेरे जठरगम निर्गमी डोरा इसके साथ में आमाशय तक जाता है और हृदय के दोनों पार्श्व किनारों से 2 पार्श्व डोरे निकलते हैं जो कि शरीर भित्ति से इसको जोड़े रखते हैं। ये तीनों डोरे हृदय को पेरिकार्डियम के अंतर्गत यथास्थान पर बनाए रखते हैं। अब हम बात करेंगे हृदय की संरचना में मोटी एवं पेशीयुक्त भित्ति में कपाट युक्त दरार के समान, ये कपाट युक्त दरार के समान आपको संरचना दिखाई दे रही है। 5 जोड़ी छिद्र पाए जाते हैं जिनको ऑस्टिया बोलते हैं। आपको जैसे दिखाई दे रहा वेंट्रल ऑस्टिया है, ये पोस्टीरियर लैटरल ऑस्टियम है। अब हम जो देख रहे हैं दूसरा, इसमें आपको डोर्सल ऑस्टियम दिखाई दे रहा है, पोस्टीरियर ऑस्टियम दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से इसमें 5 जोड़ी ऑस्टियम पाए जाते हैं। इन छिद्रों का वितरण इस प्रकार होता है कि प्रथम जोड़ा पृष्ठ तल पर, दूसरा जोड़ा अधर तल पर, तीसरा जोड़ा पिछले सिरे की ओर और चौथा जोड़ा अग्र पार्श्व तल पर एवं पांचवा जोड़ा पश्चिम पार्श्व तल पर स्थित होता है। एक परिच्छेद में हृदय की गुहिका स्पंज के समान प्रतीत होती है जिसमें असंख्य अंतर्ग्रथित पेशी तंतु होते हैं और अंतरावकाशों में रुधिर
होता है। अब हम इसके रुधिर परिसंचरण के हृदय और प्रमुख धमनियों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, चित्र में दिखाई देते हुए मैं आपको बताऊंगा कि ये हृदय है और हृदय में ये अग्रसिरा है। अग्रसिरे से बीच की जो आर्टरी निकल रही है इसको हम ऑप्थेल्मिक आर्टरी कहते हैं, जो इसके अग्रसिरे से निकलती है। इसके बिल्कुल दाएं और बाएं तरफ दो आर्टरी निकलती है जिनको हम एंटीनरी आर्टरी या श्रृंगिका धमनियां कहते हैं। ये श्रृंगिका धमनियां आगे चलकर विभाजित हो जाती है। इसमें से प्रथम धमनी जो निकलती है वो पेरिकार्डियल धमनी है। बाद में आगे ये धमनियां गैस्ट्रिक धमनी में, मैंडिबुलर धमनी में, उसके पश्चात ये वेंट्रल ब्रांच में, फिर डोर्सल ब्रांच में, जो डोर्सल ब्रांच है ये है इसमें, फिर रोस्ट्रल ब्रांच में, और ये आगे चलकर दोनों तरफ से आने वाली जो ये एंटीनरी धमनी है ये मीडियन धमनी से मिलकर एक चाप बनाती है जिसको सर्कुलस सिफेलिकस या एक वृत्ताकार पास या धमनी पास कहते हैं। अब पश्च इसमें दो पार्श्व साइड से धमनियां निकलती है, वो हेपेटोपैंक्रियाटिक धमनियां हैं जो हेपेटोपैंक्रियाज को जाती है। इसके पश्च सिरे से एक मजबूत मोटी भित्तियुक्त धमनी निकलती है मिड पोस्टीरियर, जो कि थोड़ी सी आगे चलने के बाद तुरंत दो भागों में विभक्त हो जाती है। नीचे की तरफ जाने वाली एक्सटर्नल धमनी है और पीछे की तरफ जाने वाली सुप्रा इंटेस्टाइनल धमनी होती है। एक्सटर्नल धमनी थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास के बीच से होकर निकल के फिर दो भागों में विभक्त हो जाती है, वेंट्रल थोरेसिक और वेंट्रल एब्डोमिनल। तो इस प्रकार ये जो संरचना दिखाई दे रही है हृदय और हृदय में प्रमुख धमनियां हैं। अब हम बात करते हैं इसकी धमनियों की। तो इसमें मुख्य धमनियां मैंने जैसा आपको बताया था 4 है। प्रथम जो धमनी है वो धमनी है मध्य नेत्र धमनी, जो कि 20 सेंटर से निकलती है, इसके अग्रसिरे से निकलती है। और हृदय के शीर्ष से एक अकेली पतली शीर्ष धमनी सिफेलिक आर्टरी या मध्य नेत्र धमनी निकलती है। यह मध्य पृष्ठ तल के वृक्क कोश के साथ साथ आगे की ओर बढ़ती है और यह जठरागामी आमाशय, ग्रसिका और सिर में रुधिर देती है और ग्रसिका के ऊपर दो श्रृंगिका धमनियों से मिल जाती है। अब हम बात करते हैं दूसरी श्रृंगिका धमनी, जो कि अग्र सिरे से इसके मीडियन जो धमनी है उसके दोनों तरफ से निकलती है और हृदय के शीर्ष से नेत्र धमनी दाएं बाएं एक जोड़ी श्रृंगिका या पार्श्वीय शीर्ष धमनियों से निकलती है और प्रत्येक एंटीनरी धमनी मैंडिबल पेशी के बाहरी किनारे से होते हुए आगे की ओर कुछ तिरछी साइड से बढ़ती है। इसमें एक पेरिकार्डियम शाखा, पेरिकार्डियम को एक जठर शाखा, गैस्ट्रिक ब्रांच जो कार्डियक आमाशय को, और एक चिबुक शाखा जो कि मैंडिबल पेशी को जाती है। इसके पश्चात यह पृष्ठ शाखा अधर शाखा में विभक्त हो जाती है और अधर शाखा से विभक्त होने के पश्चात में यह आगे मुख तक पहुंचकर लघु श्रृंगिका वृक्क अंग को जाती है और पृष्ठ शाखा में एक शाखा नेत्र धमनी नेत्र को जाती है। इसके बाद पृष्ठ शाखा अंदर की ओर मुड़कर दूसरी ओर की अपनी साथी शाखा और मध्यवर्ती ऑप्थेल्मिक से मिल जाती है, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया है। इस जगह ये धमनी एंटीनरी और मीडियन धमनी आके ये मिल गई है। इसको सर्कुलस सिफेलिकस कहते हैं। इसमें एक जोड़ी रोस्ट्रल धमनियां रोस्ट्रम को जाती है, जो कि आपको ये दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं यकृति धमनी, हेपेटिक पैंक्रियाटिक, जो कि ये यहां पर दिखाई दे रही है इस तरीके से। तुरंत इनके नीचे एंट्री धमनी की निकलती है और ये हृदय के अधर पार्श्व तल से एंट्री धमनी
के ठीक पीछे से एक जोड़ी यकृतीय धमनी निकलती है, जो कि यकृत अग्नाशय धमनी, यकृत अग्नाशय जो कि एक पाचक ग्रंथि है जिसको हेपेटोपैंक्रियाटिक ग्लैंड कहते हैं, हेपेटोपैंक्रियाटिक ग्लैंड में पहुंचकर बार बार विभाजित एवं उपविभाजित हो जाती है। अब चतुर्थ जो धमनी है वो मिड पोस्टीरियर है, मध्य पश्च धमनी। हृदय के पश्च अधरतल से एक छोटी परंतु दृढ़ पश्च धमनी निकलती है और तत्काल ये दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक है सुप्रा इंटेस्टाइनल आर्टरी, ये सुप्रा इंटेस्टाइनल आर्टरी है, और दूसरी इसमें एक्सटर्नल आर्टरी, दूसरी इसमें एक्सटर्नल या अधरकीय धमनी जिसको कहते हैं निकलती है। तो सुप्रा इंटेस्टाइनल आर्टरी जो ये आपको दिखाई दे रही है, सुप्रा इंटेस्टाइनल आर्टरी में आपको आंत्र की ऊपरी सतह के साथ पीछे पश्चांत्र तक जाती है और ये मध्य आहार नाल एवं पृष्ठ उदरीय पेशियों को रुधिर देती है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल या अधरकीय धमनी। अन्य सभी धमनियों की अपेक्षा अधिक दृढ़ होती है। यह सीधे नीचे की ओर हेपेटोपैंक्रियाज में से अंदर से निकलती हुई अधरवक्षीय गुच्छिका पिंड वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियन मास के मध्य स्थित छिद्र से गुजरकर अधरतल पर दो भागों में विभक्त हो जाती है, जो कि आगे की तरफ वेंट्रल थोरैसिक है और पीछे की तरफ वेंट्रल एब्डोमिनल। तो ये आगे जो है अधरवक्षीय धमनी या वेंट्रल थोरैसिक आगे मुख तक पहुंचकर जो इसका नीचे का अधरक प्रदेश है या एक्सटर्नल रीजन है, उसको पहली तीन जोड़ी चलन टांगों को मैग्जिलुली ग्रसिका जनन ग्रंथि इत्यादि को रुधिर देती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट धमनी होगी क्योंकि काफी सारे भागों को ये रुधिर देती है। और जो पश्च धमनी चल रही है वेंट्रल एब्डोमिनल या अधर उदरीय शाखा, जो पीछे गुदा द्वार पर पहुंचकर उदरीय प्रदेश अंतिम दो जोड़ी टांगों प्लब पादों पश्च आहार नाल इत्यादि को रुधिर देती है। तो इस प्रकार इसमें रुधिर परिसंचरण मैंने आपको अभी बताया है। अब हम बात करते हैं इसके रुधिर कोटर की। इसमें रुधिर कोटर है हृदय और धमनियों के मध्य, जो आपको दिखाई दे रहा है, हृदय और धमनियों के मध्य रुधिर परिसंचारी तंत्र के बंद भाग धमनियां शरीर के विभिन्न अंगों में बार बार विभाजित हो जाती है और वास्तविक केशिकाओं एवं सिराओं का अभाव होता है और छोटी छोटी धमनियां शाखाएं स्वतंत्र रूप से रुधिर गुहा में, रुधिर कोटरों में या आशयों में खुल जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ये रुधिर कोटर है या रुधिर आशय है, इनमें ये खुल गई है और शरीर के समस्त कोटरों में अंत में एक जोड़ी लंबे और अनियमित अधर कोटर वेंट्रल साइनस जिसमें खुल गए, जो कि हेपेटोपैंक्रियाज के नीचे वक्ष के फर्श पर स्थित होते हैं। दोनों अधर कोटर विभिन्न स्थानों पर परस्पर संबंधित होते हैं। अब इसका रुधिर नालों में आपने देखा है कि इसकी जो ब्लड चैनल्स जिनसे रुधिर एक जगह से दूसरी जगह इसमें जाएगा। तो ये आशयी नालें होती है जिनमें उचित भित्तियां नहीं होती। कोटरे और नाले रुधिर परिसंचरण तंत्र का खुला भाग बनाते हैं। प्रत्येक अधर कोटर में अशुद्ध रुधिर को 6 अभिवाही क्लोम नाले, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एफरेंट ब्रैंकियल चैनल जो गिल के अंदर रुधिर को ले जाएगा जहां इसको शुद्ध किया जाता है। जैसे ये रक्त गिलों द्वारा प्रवाहित होता है तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड अत्यधिक दबाव के कारण परिसंचारी सतह से निकल जाती है और ऑक्सीजन जल से निकलकर कोटर में आ जाती है और इस प्रकार ये रुधिर शुद्ध हो जाता है। तब अभिवाही नाले जो है, अभी आपको दिखाई दे, अभिवाही जो नाले हैं या एफरेंट ब्रैंकियल जो चैनल है उसमें पार्श्व भित्ति से अंदर की तरफ ऊपर की ओर चलती है और गिल मूलों द्वारा गिलों में प्रवेश कर जाती है। प्रथम नाल से पादक्लोम एवं संधिक्लोम में रुधिर चला जाता है और पार्श्व क्लोम में रुधिर देती है और प्रत्येक पार्श्व गिलों को रुधिर शुद्ध हो जाता है। फिर 6 अपवाही क्लोम नालों, जिनको इफरेंट ब्रैंकियल
चैनल कहते हैं द्वारा पेरिकार्डियम में पहुंचाया जाता है, जो गिल मूलों द्वारा ही गिलों से बाहर निकलती है। अब रुधिर शुद्ध हो गया और इस शुद्ध रुधिर कोटरों के अंदर जहां हार्ट है, इसके चारों तरफ पेरिकार्डियल साइनस पाया जाता है, वहां पर पहुंच जाता है। तो प्राण का रुधिर जो है पतला जल के समान तरल होता है, जिसमें अमिताभ श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है, जो भक्षी कोशिकाएं, जिनको हम फेगोसाइटोसिस सेल्स कहते हैं, उसमें लाल रुधिर कणिकाओं का अभाव होता है। तो इसमें भक्षी कोशिकाएं या फेगोसाइटोसिस सेल या अमीबाई कोशिकाएं जिनको कहते हैं वो पाई जाती है। इसमें लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती है, इसलिए इसमें श्वेत ही रक्त होता है। रक्त का जो रंग है वो श्वेत होता है, लाल नहीं होता। और इसमें श्वसन वर्णक जैसे हम मैमेलियन हैं, उनके अंतर्गत श्वसन जो वर्णक है वो हीमोग्लोबिन होता है, इनमें श्वसन वर्णक हीमोसाइनिन होता है। हमारे अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसमें Fe आयरन बेस तत्व है, आधार तत्व है, जबकि इसके प्लाज्मा, इसके रुधिर वर्णक में तामा इसका बेस तत्व है। तो इसके कारण इसमें जो हीमोसाइनिन में जब ऑक्सीजन घुल जाती है तो ये नीले रंग का हो जाता है और हीमोसाइनिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर नीला हो जाता है। और झींगे के रुधिर में विशिष्ट स्कंदी गुण पाया जाता है, प्रॉपर्टी पाई जाती है। यदि इसका कोई उपांग बलपूर्वक उखाड़ दिया जाए तो मुश्किल से रुधिर बहता है और उपांग के उखड़ते ही थक्का बन जाता है और थक्का बनकर जो घाव हुआ है, घाव के छिद्र को बंद कर देता है। अब हम बात करते हैं रुधिर परिसंचरण मार्ग की। रुधिर कहाँ से आता है, कहाँ बहता है, तो इसमें देखते हैं हम, हृदय अपने लयबद्ध संकुचनों द्वारा धमनी से रुधिर को शरीर के सब भागों में भेजता है। यह रुधिर हृदय में लौटने से पूर्व गिलों में होकर एवं कोटरों में वितरित हो जाता है और झींगे के शरीर में रुधिर परिसंचरण तंत्र का एक हम आरेखीय निरूपण यहां पर देखते हैं कि जिसे यह हार्ट है, आपको हार्ट दिखाई दे रहा है। ये उल्टा हो गया है वैसे इसको, ये हार्ट जब पंप करेगा तो ब्लड आर्टरीज को जाएगा। मुख्य 4 आर्टरीज मैंने बताई थी, वो आर्टरियल ब्रांचेस से होके बिसरा और अपेंडेजेस वहाँ पर पहुँच जाता है और वहाँ से अंगों से होते ब्लड लैक्यूना या हीमोसील में पहुँच जाता है, जहाँ पर वेंट्रल साइनसेस है। वेंट्रल साइनसेस से ब्लड एफरेंट ब्रैंकियल चैनल में प्रवेश करता है, जहाँ से यह गिल्स में जाएगा और गिल्स में जाने के पश्चात में यह शुद्ध होता है। तो यहाँ पर यह एफरेंट ब्रैंकियल चैनल से निकलता है और लैटरल लॉन्जिट्यूडनल चैनल में चला जाता है। अब यहाँ पर दोहरा संचरण जैसा बताया गया है, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ अभी, जिस प्रकार से रुधिर लैटरल जो चैनल है, यहाँ से लैटरल लॉन्जिट्यूडनल चैनल है, यहाँ से निकल के और मार्जिनल चैनल से मीडियन लॉन्जिट्यूडनल चैनल और यहाँ से निकल के इफरेंट ब्रैंकियल चैनल में पहुँच जाता है, जहाँ से पेरिकार्डियल साइनस में ये पहुँच जाता है और पेरिकार्डियल साइनस पहुँचने के बाद फिर वापस हृदय में आ जाता है। इस प्रकार ये हम देखते हैं कि रुधिर का परिसंचरण तंत्र है और इस प्रकार रुधिर इसके शरीर में विभिन्न भागों को पहुंचता है और ये साइकिल है, चलती रहती है। तो इस प्रकार ये रुधिर परिसंचरण तंत्र, आज का ये टॉपिक है, ये पूरा हुआ। धन्यवाद।